अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो MD-CAT यूनिट 2 है और हम MD-CAT यूनिट 2 का लेक्चर फर्स्ट होगा, उसमें हम स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ेंगे। हमारे पास जो यूनिट 2 है उसका जो कंटेंट है उसमें स्टेट ऑफ मैटर है, हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है, उसके बाद हमारे पास लिक्विड स्टेट्स हैं, एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमारे पास कंटेंट है MD-CAT केमिस्ट्री यूनिट 2 का। स्टूडेंट, जब हम गैशियस स्टेट पे आएंगे तो हम यहाँ पे तमाम स्टेट्स ऑफ मैटर का कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ की। देन जनरल गैस इक्वेशन, अब हमें मालूम है जनरल गैस इक्वेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉस, सो हमें तमाम गैस लॉस मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोस्टुलेट्स ऑफ KMT एंड गैस लॉस की बात करेंगे। देन डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें से पॉसिबल MCQs होते हैं। तो हम डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर को पढ़ेंगे। उसके बाद लिक्विड स्टेट में हम एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में हम इनकी बात करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा अबाउट गैसेस और गैशियस स्टेट। जी स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, या स्टेट्स गैशियस स्टेट से। लेकिन मैंने कहा था कि हम गैशियस स्टेट में बात करेंगे तमाम स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। हमें मालूम है देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैज़ मैस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसका कुछ ना कुछ मैस होगा, उसे हम मैटर कहेंगे। अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासीफाई करते हैं, या हमारे पास 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज़ की कि व्हाट इज़ सॉलिड। सबसे पहली प्रॉपर्टी सॉलिड की क्या है? डेफिनाइट शेप। सॉलिड की क्या होगी? एक डेफिनाइट शेप होगी, ठीक है। सॉलिड हैज़ डेफिनाइट शेप। अब अगर हम लिक्विड की बात करेंगे, भाई हमारे पास लिक्विड है, मेरे पास एक लिक्विड है और एक कप में है, ठीक है। उसने इस कप में ये शेप अटेन की। अगर मैं वो कप चेंज कर देता हूँ तो लिक्विड जो है वो अपनी शेप भी चेंज करेगा। इसका मतलब है नो डेफिनाइट शेप। लिक्विड के लिए क्या होगा? कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं है। सेम इज़ ट्रू फॉर गैस। अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस की प्रॉपर्टी भी क्या है? नो डेफिनाइट शेप। एंड बोथ लिक्विड एंड गैस अटेन द शेप ऑफ कंटेनर। चौथी स्टेट प्लाज्मा है, हम इसकी बाद में बात करते हैं। अब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस का पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सॉलिड के वॉल्यूम की, तो डेफिनाइट वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनाइट है, फिक्स है। अगर मेरे पास एक रॉक है, ठीक है, तो इसकी एक डेफिनाइट शेप है, इसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो भाई लिक्विड चाहे इस कंटेनर में है चाहे इस कंटेनर में है, अटेन सेम वॉल्यूम। शेप तो नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, इसका मतलब है डेफिनाइट वॉल्यूम। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? डेफिनाइट वॉल्यूम। एंड गैसेस के लिए क्या है? नो डेफिनाइट शेप, नो डेफिनाइट वॉल्यूम। ना तो इसकी शेप है ना ही इसका वॉल्यूम है। तो एक तो हमारे पास डेफिनेशन, यही सॉलिड, लिक्विड और गैस की हमारे पास डेफिनेशन भी है कि सॉलिड इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विद डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विद इनडेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, एंड गैस इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विद इनडेफिनाइट शेप एंड इनडेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद जो इन तीनों में मेजर डिफरेंस है वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा है, वेरी स्ट्रॉन्ग, हाईएस्ट अमंग स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी लिक्विड में, और गैसेस में नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें क्या होंगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी, ठीक है। हम कहते हैं देयर इज़ नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, देयर इज़ नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हम ये भी कह सकते हैं कि गैसेस में ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ना ही इनमें मौजूद हैं रिपल्सिव फोर्सेस। तो देयर इज़ नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ
गैस। उसके बाद अगर हम इसी बेस पे बात करें, हमें मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। सो हाई डेंसिटी सॉलिड के लिए क्या होगा, डेंसिटी इज हाई, क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होंगे तो ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, मैस ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना ज़्यादा मैस उतनी ज़्यादा डेंसिटी, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतनी कम डेंसिटी। इसका मतलब है जितना कम वॉल्यूम उतनी ज़्यादा डेंसिटी। और सॉलिड का क्या होगा, कम वॉल्यूम का ज़्यादा मैस होगा, सो हाई डेंसिटी। लेस देन सॉलिड्स, लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, सॉलिड से लेस होगी। और लीस्ट डेंस, सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, गैसेस की होगी। तो ये है हमारे पास इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा। व्हाट इज़ प्लाज्मा? भी प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की चौथी स्टेट, जो कि क्या चीज़ है, हमारे पास अगर गैसेस हैं और हम इन्हें हीट करते हैं, कोई गैस है, मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड, हमें मालूम है, हम हीट करेंगे, इट चेंज इनटू आयंस, इसमें से इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में से इजेक्ट हो जाएगा। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये गैस मॉलिक्यूल कैटाइंस में चेंज हो जाएंगे, प्लस इसमें से इलेक्ट्रॉन एस्केप करेगा ड्यू टू एनर्जी। तो प्लाज्मा इज अ मिक्सचर, प्लाज्मा क्या चीज़ है, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटाइंस। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल ऐसे भी बचेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे, जिन्हें इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिली होगी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करें। तो प्लाज्मा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विच कंटेन मिक्सचर ऑफ गैशियस पार्टिकल्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। कैटाइन, इलेक्ट्रॉन और गैशियस पार्टिकल का मिक्सचर होगा। अब हम बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, या गैस की करैक्टरिस्टिक क्या है। अब व्हाट इज़ केएमटी? सबसे पहले बात करते हैं कि केएमटी क्या है। केएमटी हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स हैं विच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ गैस, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स और assumptions which describe the behavior of gas is called molecular theory, ठीक है, kinetic molecular theory, KMT of gases। अब KMT के मुताबिक सबसे पहली बात, molecule of gas कैसे हैं? molecule of gas are very far from each other, widely separated, widely separated, gas molecules are widely separated and tiny, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, हमें मालूम होना चाहिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, या हमें मालूम है गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, गैस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्ज डिस्टेंस है, ठीक है। दूसरी बात, केएमटी के मुताबिक गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है, कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और दे ऑल्सो कोलाइड विद वॉल ऑफ कंटेनर। अब इसके बाद हम कहते हैं गैस एक्सर्ट प्रेशर, दे एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू कोलिजन। जो गैस का प्रेशर है वो किस वजह से है, कोलिजन की वजह से। जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे दे एक्सर्ट प्रेशर, और प्रेशर क्या है, P इज इक्वल टू F ओवर ए। जितनी फोर्स के साथ मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, जिस एरिया पे स्ट्राइक करेगा, उस एरिया पे जितनी फोर्स लगाई, हमें मालूम है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब गैस का मॉलिक्यूल है, कंटेनर की वॉल पे कोलाइड करेगा, इसका मतलब है उसने फोर्स लगाई, जितने यूनिट एरिया पे लगाई वो उसका प्रेशर है, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या पोस्टुलेट है भाई, दे एक्सर्ट प्रेशर। अब मॉलिक्यूल में जब कोलिजन हो रहा है, ठीक है, व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अनदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। हमें मालूम होना चाहिए एक कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन और दूसरा है हमारे पास अनइलास्टिक कोलिजन या
ठीक है, अनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड एंड बाउंस बैक, ठीक है। अनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्ट कोलिजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट कोलिजन, ठीक है। व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड एंड दे केमिकली रिएक्ट एंड कन्वर्ट इनटू अनदर सब्सटेंस। और रिएक्शन कब होगा? व्हेन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है इलास्टिक कोलिजन एंड अनइलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या होगा? व्हेन दे एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू कोलिजन। अब हम कह रहे हैं कोलिजन कैसा हो सकता है? इलास्टिक, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन का मतलब है नो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम ड्यूरिंग अ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होता। अनइलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता। अनइलास्टिक कोलिजन में मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। दे में रिएक्ट और दे में ट्रांसफर देयर एनर्जी। तो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस का कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हमें मालूम होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पे बात हो जाती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमें ये भी मालूम होना चाहिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम किसे कहते हैं? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ठीक है। केल्विन स्केल में हमारे पास टेम्परेचर जो होगा इसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे। और अकॉर्डिंग टू केएमटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब है इफ वी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी और इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी। अब स्टूडेंट्स, केएमटी के पोस्टुलेट्स या स्टेट्स ऑफ मैटर ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज मोस्टली बन सकता है पेपर में, ठीक है। 2019 के पेपर में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2019 के पेपर में हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है, कि ऑल कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर इलास्टिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन? तो अब यहाँ पे पूछा गया हुआ इलास्टिक कोलिजन क्या है, तो हमें मालूम है नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, हमारे पास क्या है? इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि कोलिजन इन विच नो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकर, ठीक है। व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विदाउट ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है पास पेपर में से, ठीक है। ये पास पेपर का क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास केएमटी के पोस्टुलेट्स में से मजीद क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, केएमटी में से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑन विच फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हों कि भाई हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ठीक है, वट एवर। तो हमें मालूम होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला टॉपिक है गैस लॉज, ठीक है, या जनरल गैस इक्वेशन। और हमने कहा था कि जनरल गैस इक्वेशन में हम तमाम गैस लॉज को देखेंगे। हमें अब मालूम होना चाहिए ऑल गैस लॉज का। डियर स्टूडेंट्स, आपने कोई भी जो है वो मेमोराइज नहीं करनी चाहिए। आपको बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आइडिया मालूम होना चाहिए। आपको मैथमेटिकल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। जब आपको मैथमेटिकल फॉर्म गैस लॉज की मालूम है तो इसका मतलब है आपको उसका स्टेटमेंट मालूम है और आप उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ। सबसे पहले हमारे पास बॉयल्स लॉ है। असल में हमारा टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन, लेकिन हमें मालूम है जनरल गैस इक्वेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉज, ठीक है। तो इसलिए हमें तमाम गैस लॉज का मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब गैस लॉज हम किसे कहते हैं? सबसे पहले व्हाट इज़ गैस लॉ, ठीक है। लॉ विच रिलेट वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को जो रिलेट करेगा उसे हम गैस लॉ कहते हैं। और उसमें सबसे पहला हमारे पास लॉ है बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म मुझे मालूम है, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या चीज़ है? टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये मेरे पास कांस्टेंट है। तो मुझे मालूम है मेरे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म है V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, एंड इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस
एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो मुझे स्टेटमेंट तो याद करने की ज़रूरत नहीं, मुझे मैथमेटिकल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। मैं उसको देख के स्टेटमेंट खुद बता सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, तो मेरे पास V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एक स्टेटमेंट है। अब V इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर P, और मेरे पास इसकी एक और फॉर्म बन जाएगी अगर मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये है मेरे पास बॉयल्स लॉ। ठीक है, मुझे बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म और बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से हम कंपेयर करते हुए एक और एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जो कि हम डिफरेंट कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ्स, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो हमें मालूम है बॉयल्स लॉ में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे अगेंस्ट वॉल्यूम एंड प्रेशर। एक एक्सिस पे प्रेशर, दूसरे एक्सिस पे मेरे पास वॉल्यूम, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। मैं K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कांस्टेंट को, कोई भी। हमारे पास कैसा प्लॉट आना चाहिए, हमें मालूम है वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, और इस प्लॉट को हम नाम देते हैं, ठीक है, आइसोथर्म का। ठीक है, इसका नाम क्या है, आइसोथर्म। आइसो मीन्स मतलब, आइसो का मतलब होता है इक्वल, थर्म टेम्परेचर, थर्मल से आया वर्ड, तो इन्हें हम आइसोथर्म्स कहेंगे। तो हमें याद रखना है क्योंकि बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका मतलब है बॉयल्स लॉ के जो भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसो मीन्स से इक्वल, थर्म मीन टेम्परेचर, तो आइसोथर्म्स हम इन्हें कहते हैं। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ सपोज टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट था और 25 डिग्री सेल्सियस था, अगर मैं टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा, देन व्हाट हैपन, भाई हमें मालूम है वॉल्यूम इज डायरेक्टली टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज, क्योंकि हमारे पास चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सपोज के इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस मेरे पास ये था, ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम है 25 पे, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज आया वॉल्यूम में। अब उसी गैस का वॉल्यूम ये हो जाएगा। अब अगर हम प्रेशर वॉल्यूम का प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व यहाँ आएगा हमारे पास। इसका मतलब है इट मूव अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस से ये दूर चला जाएगा। तो हमें मालूम होना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व को हम आइसोथर्म कहेंगे। ठीक है, और आइसोथर्म किस किस्म का होगा, ठीक है, हाफ ये एक कर्व होगा, इसको हम हाइपरबोला कहेंगे। ठीक है, इसको हम बोला कहते हैं, हाइपरबोला। इसी तरह हमारे पास हम आइसोथर्म ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन T प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम 1/V के दरमियान एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट ही है और हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक एक्सिस पे हम प्रेशर ले लेते हैं, दूसरे एक्सिस पे हम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है 1/V एंड P, एक एक्सिस पे प्रेशर है, दूसरे एक्सिस पे 1/वॉल्यूम है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है। अब हमारे पास आइसोथर्म कैसा होना चाहिए या बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसा आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये है वॉल्यूम, हम कह रहे हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ 1/V कर देता हूँ तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बजाय मैं कर देता हूँ 1/V। इसका मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, हम इसको सिंपल वे समझते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम, सपोज करते हैं प्रेशर 2 atm है, ठीक है, और उस 2 atm प्रेशर पे वॉल्यूम 2 dm³ है। ठीक है, अब वॉल्यूम 2 dm³ है, अगर 1/V की वैल्यू देखूं तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, मेरे पास 0.5 है। अगर मैं कहता हूं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया,
ठीक है, 2 से 4 dm³ हो गया, वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम 2 to 4 dm³। तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 इज इक्वल टू 0.25। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा, व्हेन प्रेशर डिक्रीजेज। मैं प्रेशर 2 से डिक्रीज करके 4 atm पे ले गया, वॉल्यूम 2 dm³ से 4 dm³ हो गया, ठीक है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इफ वी इंक्रीज प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीजेज। इफ वी डिक्रीज प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीजेज। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज हो गई। इसका मतलब है हमारे पास जो प्लॉट होगा P इंटू 1/v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वो क्या होगी, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये भी हो सकती है। आइसोथर्म हमारे पास बिटवीन प्रेशर और इन्वर्स एंड वॉल्यूम भी हो सकता है। और इसके अलावा हम बॉयल्स लॉ के ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन वन एक्सिस एंड प्रेशर ऑन अनदर एक्सिस। अगर हम एक एक्सिस पे प्रेशर ले लें, दूसरे एक्सिस पे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ले लें। अब हमें मालूम है बॉयल्स लॉ के मुताबिक PV प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं 1 atm प्रेशर पे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम लूँगा, मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर मैं प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बजाय 2 एटमॉस्फेयर कर दूँ, देन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम लूँ, तो मेरे पास फिर वही कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm और इस 1 atm प्रेशर पे वॉल्यूम 2 dm³ है। मैं प्रेशर इंक्रीज करके 2 atm करता हूँ, वॉल्यूम डिक्रीज होके 1 dm³ हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ P इंटू V की वैल्यू लेता हूँ, तो P इंटू V इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ P इंटू V की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो मेरे पास सेम कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम और प्रेशर का अगर हम ग्राफ लेंगे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो हमारे पास बॉयल्स लॉ के आइसोथर्म 3 तरह के हो सकते हैं, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन्वर्स ऑफ प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर। एक एक्सिस पे तो हमारे पास प्रेशर होगा, दूसरे एक्सिस पे वॉल्यूम, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लॉ है स्टूडेंट्स, चार्ल्स लॉ। हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। जी, चार्ल्स लॉ अगेन हम कहेंगे कि चार्ल्स लॉ का हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है। चार्ल्स लॉ हमारे पास मैथमेटिकली हम कहते हैं वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है। अब इसको देखते हुए हमें स्टेटमेंट भी मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है यहाँ पे अगेन V इज इक्वल टू KT, और हमारे पास आ जाएगा V/T इज इक्वल टू K, और यहाँ से हम कंपैरिजन के लिए, ठीक है, रिलेशनशिप ड्राइव कर लेते हैं। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो ये हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फॉर्म आ गई किसकी, चार्ल्स लॉ की। अब चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, कांस्टेंट यहाँ पे है प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की बात करेंगे, तो प्रेशर इज कांस्टेंट। हम कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ लेते हैं बिटवीन वॉल्यूम ऑन वन एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन अनदर एक्सिस। एक एक्सिस पे टेम्परेचर, दूसरे एक्सिस पे वॉल्यूम, और इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोबार। बार फॉर प्रेशर, यूनिट है प्रेशर का, हम बार यूज़ करते हैं, बार का मतलब प्रेशर। आइसो मीन्स अगेन इक्वल। तो जब इक्वल प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ होगा,
तो इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, इसे हम आइसोबार कहेंगे। ठीक है, और आइसोबार हमारे पास कैसा होगा? ठीक है, हमें मालूम है डायरेक्ट रिलेशनशिप है, V इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, या टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस। अब अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें तो व्हाट हैपन टू द आइसोबार? भाई अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये मूव करेगा टूवर्ड्स द टेम्परेचर एक्सिस। ठीक है, पहले से वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, हमारे पास कर्व इस किस्म का आएगा, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया हमारे पास। स्टूडेंट्स, चार्ल्स लॉ का हमारे पास एक और स्टेटमेंट भी है। एक स्टेटमेंट तो हमने कहा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हमें दूसरा स्टेटमेंट भी मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम बाय एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, वॉल्यूम 1/273 टाइम इंक्रीज हो जाएगा गैस का। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, 1/273 टाइम वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मेरे पास वॉल्यूम है, मैं कहता हूँ मेरे पास वॉल्यूम है 10 dm³। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस है 30 डिग्री सेल्सियस, मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ 31 डिग्री सेल्सियस, तो 10 dm³ का 1/273 टाइम क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, ये हो जाएगा 1/273 इंटू 10, ये हो जाएगा इसका 1/273 टाइम। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके साथ प्लस कर दूंगा 10, ये मेरे पास न्यू वॉल्यूम होना चाहिए, 10 + 1/273 इंटू 10। तो हम कैलकुलेट कर सकें, अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन गिवन है, कहता है द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 20 dm³, द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 40, हम बॉयल्स लॉ को भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या अगर कह देता है कि हाउ मच वॉल्यूम इंक्रीज्ड, तो हमें मालूम है 1/273 टाइम ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज और फॉल के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास चार्ल्स लॉ है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर और वॉल्यूम का ये रिलेशनशिप है। इसके बाद यहाँ पे हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स मालूम होने चाहिए, हम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर सकें, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकें, केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद चार्ल्स ने एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू ड्राइव की। हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए, हमें ये भी मालूम होना चाहिए एब्सोल्यूट ज़ीरो हम कहते किसे हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू है -273.16 डिग्री सेल्सियस और इट इज़ इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक है, ये 0 केल्विन के बराबर है, -273.16 डिग्री सेल्सियस, और इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारा कहना ये है, या चार्ल्स का कहना ये है कि इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम ज़ीरो। तो टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस बिकम ज़ीरो और निग्लेजिबल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम ज़ीरो। इसके बाद हमें कन्वर्जन पे हम आ जाते हैं। आप कन्वर्ट कर सकें फौरी, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस, ये कन्वर्जन और इनके फार्मूला हमें मालूम होने चाहिए, क्योंकि MCQs में फार्मूला भी हो सकता है कि बाय यूजिंग व्हाट फार्मूला यू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, या व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, या केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, फार्मूला भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 फ़ारेनहाइट, 40 फ़ारेनहाइट, 60 फ़ारेनहाइट, 180 फ़ारेनहाइट, वटएवर। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तो इसलिए आपको कन्वर्जन मालूम होने चाहिए। अगर हम इनके फार्मूला देख लेते हैं, अगर हम कन्वर्ट करें सेल्सियस केल्विन टू सेल्सियस, ठीक है, अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो केल्विन + 273 कर दें, क्योंकि 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.16। इसको उलट कर लेते हैं केल्विन टू सेल्सियस टू केल्विन के लिए, सेल्सियस -273 कर देते हैं, तो ये हमारे पास दो फार्मूला हो गए। इसी तरह अगर हम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करना चाहते हैं या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू फ़ारेनहाइट
-32। ये फार्मूला है हमारे पास सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन के लिए। और अगर हमारे पास सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है तो 5/9 को 9/5 कर दें, इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, हम इनसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़, -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कन्वर्ट करके देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने खुद कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट। अगर मैं यहाँ -40 फ़ारेनहाइट रखता हूँ तो हमारे पास वैल्यू अगेन सेल्सियस में -40 आएगी। अगर मैं यहाँ पे -40 सेल्सियस रखूँगा तो मेरे पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू -40 आएगी। तो -40 डिग्री सेल्सियस -40 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आता है तो आप जस्ट कैलकुलेट कर लें फॉरी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एवोगैड्रो लॉ। हम एवोगैड्रो लॉ की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। भाई तीसरा गैस लॉ हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ है। ठीक है, और एवोगैड्रो लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। हमें मालूम है 1 मोल ऑक्यूपाई 22.414 dm³। 2 मोल होंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22.414। तो जितना ज़्यादा हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। भाई हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पॉसिबली क्वेश्चन बन सकता है कि करेक्ट ग्राफ फॉर वॉल्यूम अगेंस्ट प्रेशर फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज। अब इस स्टेटमेंट को हम देखेंगे, वॉल्यूम अगेंस्ट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म है। हमने इसमें से आइसोथर्म चूज़ करना है। अब आइसोथर्म हमने 3 तरह के पढ़े थे। हमने कहा था P इंटू वी, ठीक है, P इंटू वी, हमारे पास P इंटू इनवर्स ऑफ V, और हमारे पास हो सकता है PV इंटू P। ठीक है, हमारे पास ये पॉसिबल 3 तरह के ग्राफ हो सकते हैं, आइसोथर्म्स हो सकते हैं। अब इसमें से वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम प्रेशर, यहाँ पे भी वॉल्यूम प्रेशर और यहाँ भी वॉल्यूम प्रेशर है। अब ये जो प्लॉट है, ठीक है, ये आइसोथर्म, ये प्रेशर इंटू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का है, ये वॉल्यूम PV इंटू P का ग्राफ है, ये V इंटू P का ग्राफ है एट कांस्टेंट T। तो हमारे पास ऑप्शन डी होना चाहिए। अगर हमें ये जहन में मौजूद है आइसोथर्म और आइसोबार, हम फौरी चॉइस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 का पेपर है ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट रिलेटिव मास ऑफ गैस। अब ये इक्वेशन, ये हम जनरल गैस इक्वेशन से ड्राइव करेंगे। हम ज़रा जनरल गैस इक्वेशन का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा ब्रीफ समरी देखते हैं कि व्हाट इज़ जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन क्या है, और हम उसमें कौन कौन से फार्मूला कैलकुलेशंस के लिए या यूज़ करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब जनरल गैस इक्वेशन क्या है भाई? जनरल गैस equation is a combination of Boyle's law and Charles law and Avogadro law. V is inversely proportional to P, V is directly proportional to T, V is directly proportional to N. मैं इन तीनों को कंबाइन कर देता हूँ बाय कंबाइनिंग। मैं इन तीनों को अगर कंबाइन करता हूँ, V is proportional to P इंटू T इंटू N, कांस्टेंट ऐड करते हैं R, V is equal to R इंटू T इंटू N ओवर P, और यहाँ से हो गया, हम प्रेशर को इस साइड पे ले आते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे हम यहीं से स्टेटमेंट फर्दर वो कर लेते हैं कि PV ओवर T, इसको रीअरेंज करके इज इक्वल टू R, हम N1 ले लेते हैं। तो हमारे पास एक और रिलेशन आता है, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। हमें कैलकुलेशन में ये यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन हो, इनिशियल वैल्यू, और इसमें से कोई एक फाइनल या इनिशियल वैल्यू मिसिंग हो। उसके बाद हम R की बात करते हैं। R इज़ अगेन एन इम्पोर्टेंट, R यहाँ पे है। R क्या है हमारे पास? जनरल गैस कांस्टेंट। अब जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़ हमें मालूम होनी चाहिए विद यूनिट्स, ठीक है। हमारे पास कॉमन सिंपल वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं 0.0821 ATM DM³ मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। हम ये वैल्यू ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, DM³ में वॉल्यूम है, मोल इनवर्स
हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट आ गया और केल्विन इनवर्स केल्विन में हमारे पास टेम्परेचर हो, तो हम आर की ये वैल्यू यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम अब हमारे पास प्रेशर के यूनिट और उनके कन्वर्जन हमें मालूम होना चाहिए कि प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर। अब 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 1 atm 760 टॉर के इक्वल है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के इक्वल है। ठीक है, और इट इज़ इक्वल टू 101,325 पास्कल्स। इसका मतलब है 1 atm इसके इक्वल है, और मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि 760 टॉर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल्स। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास फर्दर क्या है, 101,325 पास्कल्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये कन्वर्जन हमें मालूम होने चाहिए। और अगर हमें कोई यूनिट कन्वर्ट करना हो खाली प्रेशर का, कि प्रेशर किसके इक्वल है, तो उसके लिए हम बहुत ही सिंपल तरीका यूज़ करते हैं। वो क्या है, हम यूनिटी मेथड इक्वेट करेंगे दो चीज़ों को। अगर कहा जाए, मुझे अगर कहीं कन्वर्ट करना पड़ जाए, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी से पास्कल्स में, मेरे पास 1000 mm ऑफ Hg कितने पास्कल्स के इक्वल होगा, तो मुझे मालूम है मेरे पास है 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 101,325 पास्कल्स। ठीक है, अब हम जब ये मेथड यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में, तो बेटा नॉर्मली हम जो क्वांटिटी मालूम करनी होगी उसे राइट हैंड साइड पे रखेंगे। मैंने 760 मिलीमीटर इज इक्वल टू 101,325 किलो पास्कल्स जो मुझे मालूम है वो ले लिया। मैंने मालूम करना है 1000 mm ऑफ Hg कितने पास्कल्स के बराबर होता है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 1000 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 101,325 एज इट इज़ आ गया। इस क्वांटिटी को यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, 760 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देता हूँ, मेरे पास जो वैल्यू आएगी 1000 mm ऑफ Hg इतने पास्कल्स के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं आर की वैल्यूज़ की। तो भाई सबसे पहली मेरे पास वैल्यू ऑफ आर क्या है, 0.0821 atm dm³ मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर मेरे पास यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाए और मैं प्रेशर atm के बजाय पास्कल्स में आ जाए, तो आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, 0.0821 को 101,325 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं इसे 101,325 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 62.4। हम चेक कर लेते हैं साथ ही इसको। ठीक है, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 101,325। ठीक है, मेरे पास आ गई 8318। 8318, सॉरी हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रेशर का यूनिट atm के बजाय मिलीमीटर ऑफ मर्करी लेते हैं, ठीक है, हम पहले उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.0821 इंटू, मैं atm के बजाय mm ऑफ Hg में, मेरे पास अगर यूनिट गिवन है mm ऑफ Hg dm³ मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और अगर मेरे पास यूनिट है टॉर dm³ मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मुझे मालूम है ये atm में है और हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की होती है STP पे। ये STP पे वैल्यू है। जब प्रेशर 1 atm था, वॉल्यूम 22.414 dm³ है, 1 मोल ऑफ गैस है और 273 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस atm की कन्वर्जन देखेंगे। 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर। मैं इस वैल्यू को 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 760 कर दूँ। ठीक है, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 760, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 62.39 और 62.4 mm ऑफ Hg dm³ मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। जी स्टूडेंट, तो अब हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन आ गई, PV इज इक्वल टू nRT। एक एक्सप्रेशन हम जनरल गैस इक्वेशन का ये यूज़ करते हैं कन्वर्जन के अलावा। दूसरा हम यूज़ करते हैं P
P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इसी तरह हम जनरल गैस इक्वेशन की हमारे पास दो एप्लीकेशंस भी हैं, मोलर मास या डेंसिटी ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं ये, ठीक है। तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन से एक और एक्सप्रेशन आता है, हमें मालूम है n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, तो PV इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय m, मैं मोल्स की जगह मास ओवर मोलर मास लिख रहा हूँ, इनटू RT, और यहाँ से मैं m कैलकुलेट कर सकता हूँ, m इज इक्वल टू mRT डिवाइडेड बाय PV। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है, मोलर मास के लिए। और हमें मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मुझे मालूम है मास ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, मैं इस m ओवर v की जगह d रख देता हूँ डेंसिटी। तो मेरे पास मोलर मास से डेंसिटी या डेंसिटी से मोलर मास m इज इक्वल टू dRT ओवर p, या d इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास इनटू प्रेशर ओवर RT। ये इक्वेशंस आती हैं, कुछ एक्सप्रेशन आते हैं, और इससे रेलिवेंट पास्ट पेपर में हमारे पास एक क्वेश्चन था जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट रिलेटिव मास ऑफ अ गैस। 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है टू कैलकुलेट रिलेटिव मास। रिलेटिव मास हमें मालूम है रिलेटिव मास मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि हम कहते हैं मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन रिलेटिव मास है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट से या इन टर्म से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एक्चुअली मोलर मास ऑफ गैस के लिए हमें इक्वेशन चूज़ करनी है। और हमारे पास हमने कहा m इज इक्वल टू mRT ओवर PV, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अगर हमें कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है, हमें जनरल गैस इक्वेशन मालूम है, हम उसी वक्त क्या करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, n की जगह m ओवर m पुट करें, ठीक है, और ये हो गया RT PV। मोलर मास को एक तरफ कर लें, मोलर मास इज इक्वल टू mRT ओवर PV, ठीक है। अब इस m को m भी लिख सकते हैं, इसको समटाइम mR से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि अगर हम CIE कैम्ब्रिज सिस्टम देखेंगे ये लेवल का, तो मॉलिक्यूलर मास mR से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हमारे सिस्टम में इसको कैपिटल M से या मोलर मास mm के साथ समटाइम mm मोलर मास और खाली m लिख देते हैं, तो इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होंगे। हम यहाँ पे मोलर मास चूज़ करेंगे और हमारे पास क्या है, mRT ओवर PV, mRT ओवर PV, ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। मोलर मास इज इक्वल टू मास इंटू R इंटू T ओवर PV। तो ये हमारे पास पास्ट पेपर में इस किस्म के क्वेश्चन इन फार्मूला से हो सकते हैं, इसलिए हमें मालूम होना चाहिए V ओवर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू nRT, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, ठीक है। उसके बाद PV इज इक्वल टू m ओवर m इंटू RT। हम फौरी ये एक्सप्रेशन उससे ड्राइव कर सकें, फौरी हम देख सकें कि हमारे पास क्या रिलेशनशिप इनके दरमियान बन रहा है। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी तक गैसेस के कुछ कंसेप्ट पढ़े, अब हम क्या करेंगे, उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो हम साथ साथ कुछ क्वेश्चन देखते आए हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी हमने एक आध देखे। अब हम कुछ क्वेश्चंस इन टॉपिक से रेलिवेंट कैलकुलेशंस वाले भी देखते हैं या कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, विच गैस वुड ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 2.8 dm³ एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, इसको हम RTP भी कहते हैं, STP भी कहते हैं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm और 760 टॉर। अब हम देखेंगे कितने मास का वॉल्यूम 2.8 dm³ है, इसमें से जिस मास का वॉल्यूम 2.8 हुआ हम वो चूज़ करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे यूजिंग मोलर वॉल्यूम कंसेप्ट, ठीक है। हमें मालूम है 1 मोल 22.414 dm³ के इक्वल होता है। तो हम देख लेते हैं ये जो मास है ये कितना वॉल्यूम होगा। अब 1 मोल ऑफ O2 32, इसका मतलब है ऑक्सीजन के 32 ग्राम 22.414 dm³ है, यहाँ 3.2 है, तो 3.2 ग्राम क्या होंगे, 3.2 इज इक्वल टू 22.414 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 3.2, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसे चेक कर लेंगे और जस्ट हमें 1 मिनट लगेगा। क्या हो जाएगा, 22.414 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 3.2, मेरे पास 2.24 आया, ये नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 8 ग्राम ऑफ SO2। अब SO2 का 1 मोल का मास कितना होता है 64, इसका मतलब है 64 ग्राम इज इक्वल टू 22.414।
मेरे पास गिवन है 8 ग्राम 22.414 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 8, ये आ रहा है 3 dm क्यूब। इसका मतलब है 8 ग्राम ऑफ SO2 इज इक्वल 2.8, सॉरी ये आ रहा है 2.8 dm क्यूब। तो इसका मतलब है 8 ग्राम ऑफ SO2 इज इक्वल टू 2.8 dm क्यूब। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इस किस्म के क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है फ्लास्क X कंटेन 5 dm क्यूब ऑफ हीलियम एट 12 kPa एंड फ्लास्क Y कंटेन 10 dm क्यूब ऑफ नियोन एट 6 kPa प्रेशर। इफ फ्लास्क्स आर कनेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। अब यहाँ पे हमें करना क्या है स्टूडेंट, 5 dm क्यूब 12 kPa प्रेशर, 10 dm क्यूब 6 kPa प्रेशर। जब हम दोनों फ्लास्क को कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम 15 dm क्यूब। मेरे पास पूरी टोटल वॉल्यूम आ गया 15 dm क्यूब। अब मैं सबसे पहले गैस A का वॉल्यूम 5 से कितना पे चला गया, 15 पे। ये आ गया V1, ये आ गया V2, ये आ गया P1। मैं P2 कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और यहाँ से मैंने P2 कैलकुलेट करना है। P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 ओवर V2, ठीक है। P1 प्रेशर कितना था इनिशियल 12 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था इनिशियल 5 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम 15, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा गैस, उस गैस का प्रेशर जो कि फ्लास्क X में थी, ठीक है, चेंज के बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 15, ये मेरे पास आ गया 4 kPa। देखिए हम प्रेशर के यूनिट को चेंज नहीं करेंगे, जब सेम यूनिट में प्रेशर गिवन होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई भी यूनिट प्रेशर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ या जनरल गैस इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी प्रेशर, वॉल्यूम या के यूनिट हो, कोई मसला नहीं। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल, हम टेम्परेचर को हमेशा केल्विन स्केल में लेंगे। अब हमारे पास सेम यूनिट होने चाहिए तमाम कैलकुलेशन के लिए प्रेशर के। अगर डिफरेंट है, यहाँ kPa है, यहाँ ATM है, तो हमें चेंज करना चाहिए किसी एक यूनिट में, अब वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब हम फ्लास्क Y के लिए कैलकुलेट करते हैं कि फाइनल प्रेशर क्या है। भाई इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 ये था 10, और इसके लिए भी V2 क्या हो गया 15, जबकि इसका P1 कितना था 6। तो हम सेम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, P2 इज इक्वल टू P1 6 मल्टीप्लाई बाई V1 10 डिवाइडेड बाई V2 15। तो ये मेरे पास नया प्रेशर आ जाएगा फ्लास्क Y में मौजूद गैस के लिए, और ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 15, और ये भी कितना आ रहा है 4 kPa। तो इसका मतलब है इस गैस का प्रेशर भी कनेक्ट होने के बाद 4 kPa हो गया 12 से, इसका प्रेशर भी कनेक्ट होने के बाद 6 से 4 पे चला गया। अब हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी याद है कि PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है। टोटल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस प्रेजेंट इन अ गैसियस मिक्सचर, इन दोनों को ऐड कर दें, 4 + 4 8 kPa हमारे पास फाइनल प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है विच डायग्राम करेक्टली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर केल्विन स्केल में है, इसमें से कौन सा डायग्राम करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस को, गैस के उसको। हमारे पास दिया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, हमें मालूम है प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ जब टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्म कहलाता है, और आइसोथर्म हमारे पास P/V का ये नहीं है, ठीक है। हमारे पास P/V का आइसोथर्म कुछ इस किस्म का होता है, रॉन्ग है। P/V एंड P का प्रेशर ग्राफ हमें मालूम है इस किस्म की स्ट्रेट लाइन आती है, हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा कि P/V और P का जो ग्राफ है, ठीक है, वो हमारे पास पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस आता है, तो ये भी करेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर रहा। V/T एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भाई अगर V/T का ग्राफ लेंगे प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ टेम्परेचर चेंज कैसे हो रहा है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। D हमारे पास क्या है, V/T
व्हेन प्रेशर इज़ कांस्टेंट, आइसो बार है और हमें मालूम है वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये हमारे पास इसके लिए आंसर होगा। इसके अलावा स्टूडेंट मैंने पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विच गैस इज़ यूज्ड बाय सी, विच मिक्सचर ऑफ गैस इज़ यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स। ठीक है, डीप सी डाइवर्स कौन सा मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज़ करते हैं, ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस में बुक में मौजूद है और उसमें 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम एंड नियोन, इस टाइप के 4 ऑप्शन थे। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, देखिए हमें मालूम है जो ब्रेथिंग के लिए रिक्वायर्ड है एक तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट, इसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इनर्ट गैस होनी चाहिए, कोई रिएक्टिव गैस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इनर्ट गैसेस जनरली कौन सी हैं, नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गोन, अगर इनमें से कोई मौजूद है तो ये इनर्ट गैसेस हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी गलत था। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता बिकॉज नाइट्रोजन इज़ नॉट एन इनर्ट गैस, N2 इनर्ट गैस नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हीलियम एंड ऑक्सीजन का ऑप्शन था और वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस भी पास्ट पेपर में मौजूद हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे।